आप लोगों को हर 2 दिन बाद बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बुलाते हैं, क्योंकि रोजाना नए नए तथ्य निकल करके आ रहे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है, कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं इस ईवीएम के मैटर्स को लेकर के, ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, और जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट्स हैं उनके माध्यम से लेकर के। हमारे तमाम साथी यहां पर मौजूद हैं और इन तथ्यों को दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च वकील जो हैं भानु प्रताप सिंह, ये आपको बताएंगे। मैं आपको सिर्फ 1 या 2 बातें बताना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने देश की जनता से ये निवेदन किया था कि जो मिस कॉल नंबर हमने जारी किया था, उस मिस कॉल के नंबर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से बहुत सारे लोगों की कॉल उसमें रजिस्टर नहीं हो पा रही थी। वो जो उसमें टेक्निकल फॉल्ट था वो हमने दूर कर दिया है और अभी उसका रिकॉर्ड पिछले 4 दिन से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक डेली लाखों टेलीफोन प्रतिदिन के हिसाब से इसमें आ रही है, जिससे ये साबित होता है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश की जनता जो भी तथ्य हमने उनको रखे हैं, जनता आंदोलन के लिए सड़क पर आने के लिए तैयार हो चुकी है। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब को भी भारत रत्न दिया जाए, इसकी मांग करता हूं। और जो आने वाली 31 जनवरी को बामसेफ के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो घेराव हो रहा है, उस घेराव का हम समर्थन करते हैं और हम सारे साथी पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश के लोगों से आह्वान करते हैं कि 31 जनवरी को वो लोग दिल्ली में उस मुहिम में शामिल हो ताकि बैलेट पेपर को वापस लाया जा सके। इसके साथ साथ आज कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमारे सामने आए हैं, जो हमने बारीकी से अध्ययन किया ईवीएम के बारे में। अध्ययन करने के बाद जो चीजें सामने आई हैं, हमें जो बाकी तथ्य पता लगे वो ये पता लगे हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है उसका सॉफ्टवेयर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनाती है और वो कमेटी उस सॉफ्टवेयर में ही ये तय कर देती है किसको जिताना है। ये टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के हाथ में है। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी पहले से ही विनोवर कर ली जाए, उनको खरीद लिया जाए या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस में ले लिया जाए, तो जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर में ही अगर वो चाहे तो ये तय कर सकते हैं कि किसको जिताना है। लेकिन इसको जिताने का खेल, जो सबसे बड़ा खेल है, वो बिना टाइमर के संभव नहीं है। इस मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर जो कंट्रोल यूनिट है, उसके अंदर बकायदा एक टाइमर लगा हुआ है जिसमें पूरा टाइम डेट दोनों चीज होती है। और अगर टाइम और डेट ना हो तो वो गड़बड़ करना मुश्किल है। मैंने इसको बड़े बारीकी से पढ़ा है और उसके आधार पर मैं आपको बताऊं, कैलकुलेटर का काम करते हैं तो इसमें टाइमर की जरूरत क्या है। क्योंकि जब वोट पड़ता है तो बकायदा किस वक्त वोट चालू हुआ पड़ना, कब वोट पड़ना खत्म हुआ, टोटल कितना वोट हुआ, उसका बकायदा पेपर पे भी मैनुअल तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है। तो उस मशीन के अंदर टाइमर की आखिर जरूरत क्या है, उसमें क्लॉक की जरूरत क्या है। और वो ऐसा टाइमर है जिसको वोटर नहीं देखता, वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जिसके हाथ में कंट्रोल यूनिट होती है, केवल वो देखता है। क्योंकि जो वोटर है वो तो सीधा जाके, जो कीबोर्ड है, जो बैलेट यूनिट है, वो तो जाके सिर्फ वहां बटन दबाता है। और बैलेट यूनिट में कोई नंबर नहीं होता, उसके अंदर ABCD होते हैं। और अगर कैंडिडेट जेड से ज्यादा नंबर तक खड़े हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे कर रखा, चूंकि फिर गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए फिर वो 2 मशीनें लगाने से भी काम नहीं चलेगा। उसके बाद वो क्या करते हैं कि बैलेट से चुनाव होगा, यानी जो लेटर है इंग्लिश के A से Z तक,
अगर उस लेटर से ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अगर आ गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से चुनाव फिर ईवीएम से नहीं होता, बैलेट से चुनाव होता है। तो सारा खेल ही है, क्योंकि वो जो बैलेट यूनिट है वो उसमें केवल ए से जेड तक के नंबर के जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो नंबर डलता है, 1 2 3, एक दबाया तो वो कंट्रोल यूनिट को इंफॉर्मेशन बैलेट यूनिट देती है और वो ए बी सी डी इस तरीके से उसमें मार्किंग होती है। तो वो ए दबाया तो ए का सूचना उसको देगा कंट्रोल यूनिट को और कंट्रोल यूनिट में वो दर्ज हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो उसके बाद जब लोग अपना नॉमिनेशन फाइल कर देते हैं उम्मीदवार और नॉमिनेशन विड्रॉ होने की डेट के बाद उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंजीनियर्स, जो कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी आदमी हो, वो कोई प्राइवेट टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकता है, वो हायर किया हुआ आदमी भी हो सकता है, वो आकर वो उस मशीन के अंदर, चूंकि उसमें एक मेमोरी होती है और दूसरा जो दो चीज जो वो करता है वो होता है टाइम फाइल बनती है और एक कैंडिडेट फाइल होती है। वो जो एक्सपर्ट आता है जो चुनाव की डेट से एकदम पहले जब विड्रॉ की डेट खत्म हो जाती है और फाइनल हो जाता है कितने उम्मीदवार किस किस पार्टी के चुनाव मैदान में बचे हैं, उसके बाद जो मशीन में वो डालते हैं वो एक तो टाइम फाइल डालते हैं और एक कैंडिडेट फाइल डालते हैं ताकि किसको वोट दिया जा रहा वो उसमें आ सके। लेकिन असली बात जो है वो सॉफ्टवेयर जो उधर डिजाइन किया गया टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में, और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को अगर इन्फ्लुएंस कर दिया गया और उसने अगर वहीं तय कर दिया किसको जिताना, चूंकि ये विश्वास कहां से आता है कि इस बार 300 से ज्यादा जीतेंगे, इस बार 400 से ज्यादा जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस से वही कह सकता है जिसको पता है कि उसने इन्फ्लुएंस करके टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो डेवलप करवा दिया है कि उन्होंने उस पार्टी को इतने चुनाव में इतने वोटों से जिताना है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर एक कैंडिडेट ने, बीजेपी के कैंडिडेट ने, उसने पहले ही बता दिया मुझे इतना बीजेपी को वोट मिलेगा, इतना उसको मिलेगा, और जब रिजल्ट आया तो वो वाकई उतना ही निकला, थोड़ा बहुत वोट का अंतर था। तो ये सारे ये समझ लीजिए कि जो आम वोटर का भरोसा है, जिस वोटर के भरोसे को कायम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो वो जो वोट की उसकी चोरी हो रही है और उसको बिल्कुल डाउट उसका पक्का होता जा रहा है कि चुनाव के माध्यम से उनके वोट की चोरी हो रही है, उसको उस पर भरोसा नहीं पैदा हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी तो इनकी है। और दूसरा डाउट इसलिए और ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दे दी कि इलेक्शन कमीशन का गठन कि 3 जो सदस्य कमेटी होगी, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक अपोजिशन के लीडर होंगे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने संसद के माध्यम से एक कानून लाकर उसको बदल दिया और अब उस 3 सदस्य कमेटी में 2 सदस्य केंद्र सरकार के हो गए, एक प्रधानमंत्री जी हो गए और एक उनके लॉ मिनिस्टर हो गए, एक लीडर अपोजिशन हो गए। यानी जिसको इलेक्शन कमिश्नर वो बनाना चाहेंगे वो उसको बनाएंगे और वो उनके इन्फ्लुएंस का आदमी हो सकता है, इस पॉसिबिलिटी को रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम निवेदन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, देश के राष्ट्रपति जी से, कि वो इसमें संज्ञान लें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और उनके कंपेनियन जजेस से भी हम निवेदन करते हैं कि वो इस पर संज्ञान ले और उस व्यवस्था को कायम करें और जो ये कानून लाया गया संसद के द्वारा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें। एक डाटा आप देखें जिसकी वजह से डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें आसाम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर थे केवल 90 वोट, 90 मतदाता थे, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171 और उसने फिर चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड किए इलेक्शन कमीशन ने। फिर कैसे भरोसा करें ऐसे ईवीएम पर? और दूसरा डाटा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, वहां बसपा के कैंडिडेट खड़े हुए, वहीं उनके रिश्तेदार रहते थे, घर वाले रहते थे, लेकिन उस खुद अपने उनके बूथ से उनको एक भी वोट नहीं मिला, उनका खुद का वोट कहां गया? तो ये सारे डाटा जो हमारे पास आ रहे हैं जगह जगह से, उससे इस बात साबित हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इतना जिद्दी हो गया है, क्यों वो ईवीएम से चुनाव कराने पे क्यों आमादा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं इस बार 400 पार आएंगी? उन्हें इतना भरोसा कैसे है जबकि उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किया। और इसके साथ साथ लास्ट में एक बात कहूंगा, ये सब लोग जैसे राम मंदिर वाला मुद्दा हुआ, कभी कोई सा मुद्दा लाते हैं, ये सब एक माइंड सेट बनाने के लिए, ताकि जो खेल ये खेल रहे हैं उस खेल को वो उसके द्वारा कवर किया जा सके, इसलिए ऐसा खेल चलाया जा रहा है।